गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का लेसन नंबर 8 कंपनी संगठन पढ़ाएंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कंपनी क्या है और उसकी फीचर्स क्या है। और आज से अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि कंपनी संगठन के मूल्यांकन। अर्थात देखिए, व्यावसायिक संगठन के जितने भी प्रारूप हमने पढ़े, अर्थात जितने भी प्रकार के व्यवसाय अभी तक हमने पढ़े, उनमें एकाकी व्यापार था जिसको एक ही व्यक्ति करता था, साझेदारी था जिसको कुछ लोग मिलकर करते थे, और जो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय था जिसे एक ही परिवार के लोग मिलकर करते थे, सहकारी समिति जिसको समाज के कुछ लोग मिलकर के स्वेच्छा से करते थे। लेकिन ये जितने भी व्यवसाय हुए हैं इनके कुछ अपने दोष हुए हैं और कुछ अपने लाभ हुए हैं। उनके दोषों के कारण हर एक नया प्रकार अस्तित्व में आया। ऐसे ही प्रत्येक व्यवसाय जो पिछले हमने पढ़े उसमें कुछ ना कुछ दोष थे, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम थी। उसके कारण एक नया व्यवसाय का जो प्रारूप हमारे सामने आया, प्रकार सामने आया, वो है कंपनी संगठन। तो इसके लाभ और दोष पढ़ेंगे। मूल्यांकन की जब भी वैल्यूएशन की बात होती है तो उसमें हम दो चीज़ें लर्न करते हैं या याद करते हैं, पढ़ते हैं। पहला कंपनी संगठन के लाभ और उसके बाद कंपनी संगठन के दोष यानी हानि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी संगठन के मुख्य लाभ क्या क्या है। सबसे पहला जो लाभ है वो है सीमित दायित्व। इसका मतलब क्या है कि कंपनी संगठन के जो अंशधारी होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। इसका मतलब है कि यदि किसी समय किसी भी कारण से कंपनी को हानि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी है उसके जो सदस्य होते हैं या उसके जो अंशधारी होते हैं वो केवल उतनी ही हानि का भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं जितना कि उन्होंने जितने के शेयर खरीद रखे हैं। अर्थात मान लीजिए कि आपने 10,000 के शेयर खरीदे हुए हैं और आपको लॉस, कंपनी को लॉस हो जाता है। 10,000 में से आप 8,000 दे चुके हैं, तो अब आपसे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2,000 रुपये ही प्राप्त कर सकती है या ले सकती है। तो लेकिन एकाकी व्यवसाय में क्या होता था कि जो एकाकी व्यवसायी होता था उसको अपने व्यवसाय की हानि को छुपाने के लिए अपनी घरेलू संपत्ति का प्रयोग भी करना पड़ सकता था। तो देखिए, कंपनी के अंशधारी अपने द्वारा लिए गए या क्रय किए गए अंशों पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ही दायी होते हैं, मतलब जिम्मेवार होते हैं। एकाकी व्यापार और साझेदारी की तरह अंशधारियों को निजी संपत्तियों का प्रयोग जो है दायित्वों के भुगतान के लिए नहीं करना पड़ता। ठीक है। अतः अंशधारियों का दायित्व कंपनी में जो है सीमित होता है और इस बात की उन्हें पहले से पता होता है। अर्थात एक कंपनी का जो भी अंशधारी बनेगा उसको पहले से मालूम होता है कि अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लायबिलिटी कितनी की बनती है कि वो कंपनी को भुगतान करेगा। लेकिन एकाकी व्यवसाय में नहीं पता होता था कि लॉस कितना हो जाए, तो वो सारा उसे ही भुगतान करना पड़ता था एकाकी व्यवसाय। नंबर 2, अंश हस्तांतरण सुविधा। इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक कंपनी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण किसी भी अन्य व्यक्ति को बिना अन्य जो अंशधारी हैं उनसे किए ही कर सकते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो शेयरों को आप बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की अनुमति लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में ही होता है। अर्थात एक अंशधारी को सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में अपने अंशों को हस्तांतरित करने या दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति नहीं लेनी होती है। जबकि साझेदारी में आपने देखा कि मान लीजिए 4 साझेदार हैं और कोई नया 5वां साझेदार आना चाहता है, तो जब तक चारों साझेदार उससे 5वें साझेदार को, 5वें व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के लिए सहमत नहीं होंगे तब तक वह फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है। इसके बाद है निरंतरता। निरंतरता का अभिप्राय है कि जब कंपनी का अस्तित्व होता है वो निरंतर होता है,
अर्थात कंपनी के अस्तित्व पर किसी व्यक्ति के आने जाने, मरने, पागल होने आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसकी प्रकृति स्थायी होती है। ठीक है, इसीलिए इसे अन्य संगठनों से अच्छा माना जाता है। इसके बाद है विकास एवं विस्तार। कंपनी व्यवसाय में विकास और विस्तार की बहुत संभावनाएं होती हैं। इसका कारण है कि इसे जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है ये जुटा सकती है, पर्याप्त प्रबंध क्षमता होती है, अच्छे मैनेजर से अपॉइंट कर सकती है, सीमित दायित्व होता है इसके सदस्यों का, अतः कंपनी को बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात ये इकट्ठा कच्चा माल खरीद सकती है, ज्यादा मात्रा में माल बना सकती है, ये सारे जो है बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होना कहते हैं इन्हें। इससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु का उत्पादन बहुत बड़ी क्वांटिटी में किया जाता है तो वो अपेक्षाकृत कम लागत उस पर आती है और इससे कम कीमत पर बेच करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसके बाद है कुशल प्रबंध। कुशल प्रबंध अधिक वित्तीय साधनों की उपलब्धता और व्यवसाय में निरंतरता के कारण कंपनी प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। अर्थात क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर देश विदेश में फैले होते हैं, इसलिए ये जितना चाहे उतनी पूंजी का जो है व्यवस्था कर सकती है। इसके वित्तीय साधन ज्यादा होते हैं और निरंतरता और लंबे समय तक चलती है, किसी के आने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अच्छे प्रबंधक विशेषज्ञ प्रबंधकों की सेवाएं ले सकती है और कुशल और अनुभवी प्रबंधक आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एकाकी व्यवसाय और साझेदारी में वित्तीय साधन कम होते थे, इसके कारण विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता। अर्थात वहां जो व्यक्ति व्यवसाय करता था, जितनी भी उसको नॉलेज होती थी, वो अपनी नॉलेज के आधार पर ही व्यवसाय चलाता था। अन्य मैनेजर्स नहीं अपॉइंट कर सकता था। उसका कारण ये था क्योंकि अच्छे मैनेजर रखने का मतलब है उन्हें अच्छा वेतन देना, और अच्छा वेतन देने का मतलब है कि व्यवसाय की लागतों में वृद्धि होना। जबकि एक एकाकी व्यवसायी और जो साझेदार होता है, साझेदारी फर्म होती है, वो इतना जो है खर्चा वहन नहीं कर सकती। अब इसके बाद है कंपनी की कुछ सीमाएं या दोष हैं। एकाकी व्यापार और साझेदार की तुलना में कंपनी संगठन के अनेक महत्वपूर्ण लाभ होते हुए भी इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसके भी कुछ दोष हैं जो कि इसके विकास में बाधा बनी हुई है। इसकी सीमाएं क्या है? पहला, निर्माण में कठिनाई। अर्थात आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि एक कंपनी का निर्माण करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि एक कंपनी का निर्माण करने के लिए अनेक कागजी कार्रवाइयां यानी अनेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को जो है कंपनियों के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराना होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा औपचारिकता पूरी करनी होती है और बहुत ज्यादा धन जो है खर्च करना होता है। कंपनी की स्थापना के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जिनमें मुख्य पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और जो है आपका प्रोस्पेक्टस, जिसको हम परविवरण कहते हैं, ये होते हैं। ये अवश्य रूप से प्रत्येक कंपनी को जो है तैयार करने होते हैं और इन औपचारिकताओं को पूरा करने के डर से अनेक व्यक्ति जो है इस यानी व्यावसायिक संगठन अर्थात कंपनी की स्थापना ही नहीं करते। इसके बाद है गोपनीयता का अभाव। कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को अपने खातों को जो है प्रकाशित करना होता है। अर्थात कंपनी व्यवसाय का एक दोष ये है कि इसमें गोपनीयता ना के बराबर होती है, क्योंकि एक कंपनी को अपने सारे अकाउंट और सारी जो डील्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास या अन्य लोगों के पास सार्वजनिक करनी होती हैं, तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो उनकी कॉपियां यानी फोटोकॉपी रजिस्ट्रार कार्यालय में दाखिल करानी होती है। कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित शुल्क दे करके, जो भी फीस रखी गई है इसके लिए, वो दे करके इन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कंपनी के बारे में कुछ भी छिपा कर नहीं रखा जा सकता, जबकि किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ये जरूरी होता है कि कुछ बातें उसकी गुप्त रखी जाएं, ताकि जो प्रतियोगी फर्म है या प्रतियोगी व्यक्ति है उनका फायदा न उठाया जा सके। इसके बाद है प्रेरणा का अभाव।
कंपनी व्यवसाय में स्वामित्व और प्रबंधक अलग अलग होते हैं, अर्थात मालिक और जो प्रबंध करने वाले लोग हैं वो अलग अलग होते हैं। कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी कंपनी का प्रबंध अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप देते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि कंपनी का प्रबंधक स्वयं अंशधारी नहीं करते, क्योंकि अंशधारी दूर दूर रहते हैं और फिर वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। ऐसी स्थिति में अंशधारी एक प्रबंधक समिति का चुनाव करते हैं, अर्थात इसमें एक जो है ऐसे संगठन एक समूह का चुनाव करते हैं जो उस कंपनी को चलाने में सक्षम हो। लेकिन मालिक और कर्मचारी, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये जो प्रबंध समिति होती है ये वेतन भोगी होती है, अर्थात वेतन पर काम करती है। संचालक कंपनी के कार्यों को वास्तविक रूप देने के लिए वेतन भोगी अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अर्थात वेतन पर रखते हैं। ये लोग निश्चित रूप से आप जानते हैं कि मालिक जितने समर्पण के साथ कार्य करता है, वेतन लेने वाले व्यक्ति उतने ज्यादा समर्पित नहीं हो सकते, उतनी रुचि और उत्साह से काम नहीं करते जितना कि एकाकी व्यापारी और साझेदारी स्वयं करते हैं। इसका मुख्य कारण वैतनिक कर्मचारियों का प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव है। प्रत्यक्ष प्रेरणा का मतलब है कि उन लोगों को यानी मैनेजर्स इत्यादि को, मैनेजमेंट को ये पता होता है कि हमें तो सैलरी मिलनी है, चाहे लाभ ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, इसलिए वो जैसा चाहते हैं उस हिसाब से काम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते, ठीक है। इसके बाद है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। कंपनी संगठन का दूसरा मुख्य दोष, एक अन्य मुख्य दोष जो है अत्यधिक सरकार का नियंत्रण होना है। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए इन्हें अनेक वैधानिक यानी कानूनी नियमों का पालन करना होता है। समय समय पर विभिन्न सूचनाएं सरकार को भेजनी होती हैं, अनिवार्य होती हैं, और अंकेक्षण कराना, वार्षिक लेखों को प्रकाशित करना आदि ऐसे सरकारी बंधन है जो कंपनियों के विकास में रुकावट है। यानी समय समय पर विभिन्न डॉक्यूमेंट इन्हें सरकार को भेजने होते हैं और खातों को चेक कराना होता है, ठीक है। इसके माध्यम से सरकार इनके कार्य में जो है डिस्टर्ब या रुकावट डालती है। इस प्रकार कंपनी के उद्देश्य से और पूंजी में परिवर्तन करना भी बहुत कठिन कार्य है। इससे इन सभी कारणों से कंपनी की कार्यकुशलता और लोकशीलता में कमी आती है। जब इतनी डिस्टर्बेंस होगी तो कंपनी अपना ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका ज्यादातर कार्य जो ज्यादातर समय जो वो कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में लग जाता है। कंपनियों को सरकारी शिकंजे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो बहुत महंगा पड़ता है, अर्थात समय लॉयर रखने पड़ते हैं, जो कि एक महंगा काम है। इसके बाद है निर्णय लेने में देरी। एकाकी व्यवसाय में आप जानते हैं कि व्यवसाय संबंधित समस्त निर्णय केवल एक ही व्यापारी लेता है, अतः उसे कोई भी निर्णय लेने से पूर्व किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो शीघ्र निर्णय ले सकता है। साझेदारी में भी आपने देखा कि साझेदारी में भी अगर किसी विषय पर सभी साझेदार सहमत हो जाते हैं तो तुरंत निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन कंपनी व्यवसाय में निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है। इसका कारण है कि प्रबंध के अनेक स्तर होते हैं तथा निर्णय लेने के लिए सभाओं में प्रस्ताव रखना पड़ता है। यानी कंपनियों में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए सभाएं बुलाई जाती हैं, मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, जिनमें डिसीजन लिया जाता है। इस प्रकार कंपनियों को शीघ्र निर्णय लेना लगभग असंभव है, और कई बार तो ऐसा होता है कि निर्णय लेने में देरी के कारण लाभ के अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसके बाद है अल्पतांत्रिक प्रबंध। वैधानिक रूप से में कंपनी संगठन जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, अर्थात जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सब मिलकर चलाते हैं, ऐसा कानून कहता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग होती है। वास्तव में कंपनी का प्रबंध और संचालन को चलाने के लिए प्रबंध और संचालकों की जो नियुक्ति है वो कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, जिन्होंने एक कंपनी के अधिकतर शेयर खरीदे हुए होते हैं। ऐसे ही कर्मचारी, ऐसे ही अंशधारियों का कंपनी पर पूरी तरह से जो है अधिकार होता है, और वो ही मैनेजमेंट चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मैनेजमेंट भी फिर उनके अनुसार ही कार्य करती है। कहता है कि वैधानिक रूप में कंपनी संगठन जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, परंतु यह केवल एक दिखावा है। वास्तव में कंपनी अल्पतांत्रिक प्रबंध पर आधारित है। अल्पतांत्रिक का मतलब है कुछ ही लोगों के कहने को तो ये सभी अंशधारी मिलकर अपने
प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर अंशधारियों को तो ये पता ही नहीं होता कि कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है और कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। कुछ ही लोग जिनके पास कंपनी के अधिकतर शेयर होते हैं वही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और संचालक मंडल पर उन्हीं का नियंत्रण होता है। इस प्रकार कुछ ही लोग अपनी मनमानी करते हैं और शेष अंशधारियों को की कुछ नहीं चलती। इसके बाद है निवेशकर्ताओं में संघर्ष। कंपनी व्यवसाय का एक ऐसा रूप है जिसमें निवेशकर्ताओं के हितों में अंतर होने के कारण लगातार संघर्ष की स्थिति बनाई जाती है। अगर अर्थात निवेशकर्ताओं को बराबर हक ना होने का अधिकार ना होने के कारण उनमें आपस में झगड़े की स्थिति होती है। कंपनी के मुख्य निवेशकों में अंशधारी और ऋण पत्रधारी होते हैं। अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभांश मिले और ऋण पत्रधारी चाहते हैं कि अधिक से अधिक कंपनी संचय के रूप में रखे। इस प्रकार अंशधारी और संचालक मंडल, प्रबंध व श्रमिक आदि में भी लगातार झगड़ा बना रहता है। निष्कर्ष रूप में कंपनी संगठन की अनेक सीमाएं होने के बावजूद भी इसने बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, विशेषकर बड़े आकार के व्यवसायों में जहां अधिक पूंजी और कुशल प्रबंध व्यवस्था की जरूरत हो। इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण इसके लाभ अधिक और दोष कम होना है। इसके बाद है आपका कंपनी जो व्यवसाय है, कंपनी संगठन के दोषों के संबंध में कहा जा सकता है कि इसके जितने भी दोष हैं वो उन लोगों की स्वयं की कमियां हैं जो इसकी स्थापना करते हैं, ना कि कंपनी व्यवस्था की। इसके बाद अगला जो टॉपिक है बेटा वो है कंपनी और साझेदारी में अंतर। पिछला चैप्टर 6 चैप्टर आपने साझेदारी का पढ़ा था और ये चैप्टर आपका कंपनी का है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। देखिए कंपनी की स्थापना पहला या अधिनियम कह लीजिए अंतर का आधार। तो कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होती है, जबकि साझेदारी की स्थापना साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होती है। स्थापना कंपनी की स्थापना विधान द्वारा की जाती है अर्थात कानून द्वारा, जबकि साझेदारी की स्थापना साझेदारों के आपसी समझौते द्वारा होती है। पंजीकरण कंपनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है लेकिन लाभदायक होता है। सदस्यों की संख्या, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं होती, अर्थात कितनी भी हो सकती है, जबकि निजी कंपनी में मिनिमम 2 होती है और अधिकतम 200 होती है। ये कंपनी अधिनियम मैंने बताया था कि 2013 एक नया आया उसके अकॉर्डिंग, जबकि साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 50 होती है। दायित्व कंपनी में अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है और साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। पृथक अस्तित्व कंपनी में जो है कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है, जिसके कारण अपने स्वामियों से इसका अस्तित्व अलग होता है, क्योंकि साझेदारी फर्म का अपने सदस्यों से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, अर्थात साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों एक ही होते हैं। इसके बाद है कंपनी के प्रकार। तो देखिए कंपनी के प्रकारों में जैसा भी आपको पीछे बताया था कि कंपनी प्राय 2 प्रकार की होती है, निजी और सार्वजनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रकार। अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर अर्थात अंश बेचने क्रय विक्रय के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली निजी कंपनी। तो निजी कंपनी क्या है पहले ये देखेंगे आप। कंपनी अधिनियम 2013 नया जो अधिनियम बना उसकी धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी का आशय, यानी एक निजी कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, अर्थात जिसके शेयर्स को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, अर्थात बेचा नहीं जा सकता कि आपने खरीद लिए तो आप उसको बेच नहीं सकते। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या को कम से कम 2 और अधिकतम 200 तक सीमित रखती है, यानी जिसके सदस्यों की संख्या मिनिमम 2 और अधिकतम 200 होती है। सदस्यों की संख्या में निम्न की गणना नहीं की जाए। अब सदस्य जो हम कहते हैं उनमें इनको शामिल नहीं किया जाता। किन किन को? ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के वर्तमान कर्मचारी होने के साथ साथ कंपनी के सदस्य भी, उनको शामिल नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जो कि पहले कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य भी थे और कर्मचारी ना होते हुए भी कंपनी के सदस्य हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड देखें तो
अपने अंशों या ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध होता है। यानी ये जो कंपनी है ये अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। अपने जन विक्षेपों, लोगों की जमाएं कहते हैं। जन विक्षेप का मतलब है लोगों की जमाएं, या निक्षेप भी कहते हैं इसको। जन निक्षेप या जन विक्षेप, इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। लोगों की जमाओं में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध होता है, अर्थात लोगों के पैसे को भी जमा के रूप में नहीं लगा सकती। चुकता अंश पूंजी, पेड अप कैपिटल होती है, इसकी राशि 1 लाख रुपए होती है। इस राशि में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है, एक कंपनी को निजी कंपनी बने रहने के लिए उपरोक्त 5 बातों का पालन जरूरी है। यानी एक कंपनी को निजी कंपनी तभी कहेंगे जब 5 बातें पूरी होंगी। ये नहीं, ये 5 बातें जो आपको बताई। यदि किसी भी समय 5 में से एक शर्त भी टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, तो कंपनी तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि उसकी सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 200 होनी चाहिए, मान लो 200 से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो वो है सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी, निजी नहीं रहेगी। इसी प्रकार हमने कहा कि एक निजी कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों को लोगों के लिए जारी नहीं कर सकती। अगर कर दिया तो वो सार्वजनिक हो जाएगी। इस कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रख लेना चाहिए, जिस भी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। और कुछ निजी कंपनियां भारत में हैं, जैसे देखें आप एग्जांपल, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्मस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, डेस्टाइन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, कारवे कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, एमटीएन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी जिसकी हमारी बिजनेस की किताब है, और यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके सबके पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं निजी सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी क्या है बेटा? सार्वजनिक कंपनी अधिनियम, जो नया कंपनी अधिनियम है 2013 की धारा 271 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी से आज से उस कंपनी से है, कौन सी? जिसके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अर्थात जिसके अंश अगर एक व्यक्ति ने खरीद लिए तो वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी दूसरे को बेच सकता है या खरीद सकता है। जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जो अंशों और ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, यानी ये पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों को शेयर और डिवेंचर जारी कर सकती है। जो जन निक्षेपों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित कर